पेज नंबर 14। भाई आप किस टाइम कल अपने रूम में पहुंचे? रात 7 बजे। आप किस टाइम पहुंचे? 3:30 बजे। आखिरी क्लास किस टाइम खत्म हुई थी? 3:15 बजे। कौन सी सर? आसिफ सर, उमैर की? ठीक है, 3:15 खत्म हुई, 3:30 पहुंच गए। आप तो जहाज पे गए माशाल्लाह। अच्छा, 3:30 से फिर आगे 4:30 तक क्या किया? असर तक रिलैक्स। लें जी, सुनते रहें जी भाई की बातें ज़रा। रिलैक्स। फिर असर पड़ी 4:45 से लेके 5:55 पे होती है ना मगरिब की अज़ान। 5:54 तक क्या किया? जाना था धोबी के पास। जाना, आना, कपड़े देना। अच्छा जी, ठीक है। 6:15 से लेके ईशा 7:30 भी होगी है कुछ जगहों पे। चलो 7:40 तक कर लो, 7:45 पे ईशा थी। 7:40 तक क्या किया? थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ईशा पढ़ के आगे 8 बजे के बाद क्या किया? मैच। मैच खेला तो फिर भी समझ आती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। देखा तो फिर ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा है ऐसे भी। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। भाई ऐसे काम प्लीज ना किया करें जिनसे ना दुनिया का फायदा हो ना आखिरत का। कोई खेलना तो समझ आता है, देखना तो कोई समझ नहीं आता कि एक ने बैट पकड़ा एक ने बॉल पकड़ी हुई देख रहे हैं। तो मुझे तो नहीं, इतना टाइम है जिंदगी में आपके पास? मेरे पास तो मुझे नहीं कभी मिला टाइम इतना। अच्छा, 8 बजे से लेके खेलना तो समझ आता है। 8 बजे से लेके बोलो, खुल के बात करो। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? हाँ, 10 बजे तक। और अभी अभी लोग कह रहे हैं टाइम नहीं है। ये देख लें, टाइम ही टाइम है, खुला टाइम है पढ़ाई का। आगे चलें। फिर अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु वाहिया। ठीक है, सो गए। उसके बाद 10 बजे फिर कितने बजे उठे? तो जब उठ गए होगे 3 बजे, क्योंकि आपको टेंशन होगी, पढ़ा नहीं मैंने जी। फजर के साथ ही अलार्म लगाया हुआ था, 5 बजे उठे। इतना क्या सो गए करते हो यार? 6 घंटे आम इंसान के लिए काफ़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता रूटीन, ये आहिस्ता आहिस्ता वाले नहीं, जो पहले दिन से होते हैं वही होते हैं रूटीन पे। ठीक है, फिर फजर पढ़ के आके दोबारा अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुतुआ है, दोबारा सो गए हो मुझे पता है। पढ़ के आके मस्जिद से फिर दोबारा सो गए? नहीं सोए। ठीक है, फिर 5:30 से लेके आपने अभी, ओह माशा खुला टाइम था, 8:30 बजे तक क्या किया? नाश्ता, तैयारी। बहुत शुक्रिया यार, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। ये हमारे पास भी मोबाइल है जी, हम भी फिर ऑन ऑन कर लेते हैं इसको, साइलेंट पे ख़त्म कर देते हैं। साढ़े कॉल भी है। पेज नंबर 14 पे आ जाएं। ग्रॉस रिसीट्स का मतलब बताएं। ग्रॉस रिसीट्स मोर और लेस हर बंदे की पूछें, यही रूटीन चल रही है। कोई इक्का दुक्का ही होते हैं क्लास में पढ़ने वाले। बताए ना ग्रॉस रिसीट्स का मतलब? ऐसे पैसे जहां तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस ना हुए हों। अब पिछले सफे पे आके देखें, मुझे बताएं पाकिस्तान की शॉप की ग्रॉस रिसीट कितनी है? आपको आने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की दुकान की ग्रॉस रिसीट कितनी है? 3 लाख। और कनाडा की दुकान की ग्रॉस रिसीट कितनी है? तो ग्रॉस रिसीट किस फिगर को कहा जाता है? जिस तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस। ग्रॉस रिसीट्स आर रिसीट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अच्छा जी, कॉमन एक्सपेंडिचर जरा पढ़ के बताएं क्या होता है? ऐसा खर्चा जिसके बारे में क्लियरली नहीं बताया जा सकता कि ये किस क्लास के लिए किया। मुझे बताएं ये 5,000 कॉमन एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि पता नहीं चल रहा कितना पाकिस्तान के लिए किया और कितना कनाडा के लिए किया। डेट्स वाई इसका नाम बोलें क्या बन गया? कॉमन एक्सपेंडिचर। तो कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन एंड कॉमन अलाउंसेस। कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन एंड कॉमन अलाउंसेस मीन्स एनी खर्चा that is only clearly, that is not clearly allocable
टू एनी क्लास ऑफ इनकम, जो किसी क्लास ऑफ इनकम को क्लियरली एलोकेट नहीं किया जा सकता, डेट इज कॉल्ड एज बोलें कॉमन एक्सपेंडिचर। तो कल वाली मिसाल में कॉमन एक्सपेंडिचर क्या था? एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक बंदा खामोश रहना, एक बंदा एजेंट है वो एजेंट कहता है कि मैंने सेल की है 50 की, तो एजेंट अपने पास सारे पैसे रखेगा या प्रिंसिपल को पैसे दे देगा? प्रिंसिपल को पैसे दे देगा। एजेंट ये होता है कि एक कमीशन के ऊपर काम कर रहा है। एजेंट प्रिंसिपल, मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास जो है वो पैसे हैं, तो वो आप लोगों को आके कहते हैं कि आप जो है वो ऐसा करो, फलां जगह से ऑरेंजेस खरीद के फलां जगह जाके बेच दो, आपको हम 1% कमीशन दे देंगे इसका। तो 50 लाख रुपए के ऑरेंज बिके, उसमें से 1 लाख रुपए आपको मिल रहा था, तो आपने कहा डील अच्छी है, चलो थोड़ी ख्वारी कर लेते हैं, 2-4 दिन तो लग जाएंगे लेकिन 1 लाख रुपया कमा लेंगे। तो 50 लाख में से उसने 1 लाख रुपए आपको कमीशन दे दिया। अब मुझे बताएं, जो हमारा एजेंट है जिसने सेल करने में हेल्प की है, उसको 50 मिला या उसको सिर्फ 50 का 2% मिला? 1। तो एजेंट, हिज से मुराद मेरे एजेंट है, एजेंट की सेल कितनी है, हिज प्रॉफिट कितना है? 1। लेकिन इसको एजेंट का टर्नओवर कहें, क्योंकि एजेंट की सेल भी यही है। सेल टर्नओवर के लिए यूज होता है। ग्रॉस रिसीट का लफ्ज भी टर्नओवर के लिए यूज होता है। टर्नओवर से मुराद होता है सेल या ग्रॉस रिसीट। एजेंट की सेल 50 क्यों नहीं है, 1 क्यों है? क्योंकि 50 इसका है ही नहीं ना। आपके पास 50 आया, ये अमानत है, ये वापस करना है, आपको इसमें से कितना मिलना है? सिर्फ 1। तो 50 लाख में से 1 लाख आपका हो जाएगा, बाकी 49 लाख आप प्रिंसिपल को दे दें। आपने तो बस हल्की फुल्की ख्वारी की है, एक जगह से दूसरी जगह जाके चीजें डिलीवर कर दी बस। तो व्हाट इज द टर्नओवर और सेल हाइब्रिड में लेट आए? थोड़ी देर खड़े रहे ना, 1 मिनट, 5-10 सेकंड खड़े रहे, इनको एकदम ना जगह दिया करें लेट आने वालों को। नहीं 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 नहीं, नहीं। इनको खड़े रखें पीछे 1 मिनट, 5-10 सेकंड, जरा वो खड़े फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा जी, आप बाकी लोग नोट कर लें उतनी देर जल्दी से बैठने से पहले। थोड़ा सा ना क्लास के टाइम के बाद लेट आने वालों के लिए इस तरह जगह बनाया करेंगे, वो कहेंगे बस फिर आइंदा टाइम पे ही आया करेंगे, तो जगह ही नहीं देते लोग। और जो क्लास से पहले आए उनके लिए तो बिल्कुल दिल से जगह बनाएं। किताबों में एक वाकया लिखा है, एक शख्स ने दूसरे के लिए चादर बिछाई, अल्लाह ने उसको इसी पे माफ़ फरमा दिया। तो अल्लाह को किसी का कोई अमल पसंद आ जाए, लोगों को रिस्पेक्ट दें, बिठाएं। जी आ जाए, बैठ जाए। तो व्हाट इज द टर्नओवर और व्हाट इज द सेल? बेसिकली ये इसका प्रॉफिट है, लेकिन इसकी सेल भी यही है क्योंकि इसके खर्चे तो और कोई है नहीं। तो व्हाट इज द सेल ऑफ एजेंट? टर्नओवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओके। चलें जी आगे। अच्छा ठीक है। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन, नेट कमीशन कितना मिला है इसको? नेट नेट कट कटा के नेट कमीशन कितना मिला है? 1। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन, जहां एक बंदा क्या कमा रहा है? नेट कमीशन। और ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इसको कमीशन को ही कहते हैं। हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज
टर्नओवर, हिज ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेसिकली ये पता नहीं क्यों इसको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं, हिज ग्रॉस प्रॉफिट, बेसिकली तो लिखा ही हुआ है हिज ग्रॉस प्रॉफिट। ये फोन क्या है, क्यों साइलेंट पे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इस तरह इसको बंद कर दें। किसका फोन है, नहीं पता चल रहा, जो भी हो रहा है, हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज हिज सेल, उसका ग्रॉस प्रॉफिट उसकी सेल समझी जाएगी। ग्रॉस, असल में इसकी ग्रॉस प्रॉफिट और सेल सब एक ही है, इसकी आप कोई सेल, कॉस्ट ऑफ सेल तो है नहीं, बस उसने ग्रॉस प्रॉफिट का पता नहीं क्यों लस लिखा हुआ है, बस है, बस इसी। मैं यही कह रहा हूँ ना, और कुछ है ही नहीं इसका, अब क्या करें, बस यही वन है, इसी को ग्रॉस प्रॉफिट करे, इसी को कभी सेल करे, इसी को कुछ करे, कर देना। बंद नहीं मिल रहा, किसका मोबाइल है, देखो किस रो में से आवाज आ रही है। भाई कोई जिन बैठे हुए हैं क्लास में, कोई जिन बैठे होंगे फिर अपना मोबाइल। अच्छा जी, खर्चे वगैरह अगर इसके हैं वो माइनस कर सकता है, लेकिन जिस वक्त उसने ये फार्मूला लगाना है ना, ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लगाते हुए इसने जो सेल लेते हैं सारे लोग, वो ये इसने वन लेनी है यहाँ पे, बस वो ये बता रहा है, कोई भी खर्चे हैं तो इसके लिए वन लेनी है, लेकिन ये ब्रोकर्स की न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस वजह से हम इस साइड में नहीं जा रहे। चलें जी आगे। अब क्लास ऑफ इनकम क्या होती है, क्लास ऑफ इनकम में सारी चीजें आ जाएंगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम भी। उसमें क्या क्या आ जाएगी, सैलरी, बिजनेस। अच्छा बिजनेस दो तरह के हैं, ये फिर आपने बैठने दिए लेट आने वाले को, इनको खड़े करें, अरे ये इस तरह तो ना किया करें, ये तो नहीं मुनासिब, बस ठीक है ठीक है, उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही। और ये सीटों का थोड़ा मसला, खड़े होने भी मसला है, यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, थोड़ी सी ज़रा चलिए अगर ये एग्री हैं कि कल से टाइम पे आएंगे तो फिर बिठा दें। तो बिजनेस माय डियर दो किस्म, खुद ही एकदम बैठ, बिजनेस दो किस्म के हैं, एक स्पेक्यूलेशन और एक नॉन स्पेक्यूलेशन, एक स्पेक्यूलेशन और एक, अब स्पेक्यूलेशन नॉन स्पेक्यूलेशन के अंदर क्या फर्क है, ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, बिजनेस के चैप्टर में। बस फिलहाल आप समझ लें एक बिजनेस जो है वो क्या है, नॉन स्पेक्यूलेशन, और एक बिजनेस क्या है, स्पेक्यूलेशन। इसको अलग अलग अभी करने की जरूरत नहीं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होते हैं, वो जो हम आप रोजाना देखते हैं, ये कॉलेज एक बिजनेस है, तो ये नॉन स्पेकुलेशन है। इसी तरह जो है वो दुकानदार है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन क्या है ये देख लेंगे किसी दिन, जिस दिन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा जी, कैपिटल गेन तो शेयर खरीद के बेचना, अदर सोर्स इनके अलावा कोई इनकम कमाना, प्रॉपर्टी घर वगैरह किराए पे देना। एग्जेम्प्ट इनकम की मिसाल आपको कराई हुई है, एग्री कल्चर इनकम। अच्छा सेपरेट ब्लॉक इनकम्स भी आपको कल बताई थी मैंने, एक दो सेपरेट ब्लॉक इनकम्स भी थी, वो नीचे जाके डब्बे में हमने लिखी हुई थी। वो पता नहीं क्या था कि घर वगैरह बेच देना, घर किराए पे देना तो इधर आता है, घर किराए पे देना तो इधर आता है, घर बेच देना इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई थी, वो देखेंगे, अभी क्या जल्दी है, सेपरेट ब्लॉक इनकम्स किसी दिन पढ़नी होंगी तो पढ़ेंगे, अभी हमें क्या इससे कंसर्न है कि सेपरेट ब्लॉक कौन सी हैं। और इनकम्स फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, जिसकी हमने एक मिसाल की थी डिविडेंड इनकम, और इंटरेस्ट इनकम कभी कभी, दैट इज ऑल्सो अ फाइनल टैक्स रेजिम। ये बात तो कल हमने पढ़ ली थी कि खर्चों को एलोकेट करते हुए उनका नेचर और सोर्स समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खर्चों को एलोकेट करते हुए उनकी नेचर सोर्स समझना ज़रूरी है ना, यानी अगर आपने नीचे वाले पोर्शन में आप ग्राउंड फ्लोर पे दुकान चला रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आपने घर किराए पे दिया हुआ है, तो इसकी नेचर समझनी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले में ज़्यादा बिजली का बिल माइनस कर दें और बिजली नीचे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो। तो नेचर समझें, सोर्स समझें, ये देखें कहाँ कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसके मुताबिक खर्चे अपोर्शन करें। अन्य व ब्लाइंडली तो खर्चे माइनस नहीं करने ना। तो ये बात तो कल पड़ी थी, वाइल एलोकेटिंग एक्सपेंसेस द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास मस्ट बी कंसिडर्ड। इसकी जगह यहाँ लफ्स लिखा हुआ था कि योर बैटरी इज रनिंग लो, नो माई लैपटॉप्स बैटरी इज रनिंग लो, माई बैटरी इज फुल। कल कोई किसी को कह रहा था आपका अंडा बना दिया है, यानी आपका अंडा बना दिया है।
आपके लिए अंडा बना दिया, फर्क पड़ जाता है ना लॉस में। द एक्सपेंडिचर शेल बी अपोर्शन्ड ऑन एनी रीजनेबल बेसिस। कुछ भी नहीं, बस यानी कि नेचर ऑफ सोर्स देखो ना, जहां बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है वहां ज्यादा खर्चा माइनस कर दो, दैट इज अगेन ओके। आगे चलें। अच्छा, अब जब खर्चे एलोकेट करेंगे तो खर्चे एलोकेट करने के बाद कमिश्नर आपके खर्चे आके चेक करेगा कि आपने सही एलोकेट किए हैं या नहीं। तो मिसाल के तौर पर जो एग्जैक्ट अमाउंट बनती थी जो कमिश्नर ने कैलकुलेट की खर्चा एलोकेट करने के बाद, कल हमने एलोकेट करने के बाद 5000 के दो हिस्से किए थे, 1500 और 3500। तो फर्ज करें एग्जैक्ट अमाउंट बनती थी 3500, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक जो है वो आपकी कैलकुलेशन, टैक्स पेयर की कैलकुलेशन थोड़ी सी उसमें कोई एरर थी, तो टैक्स पेयर ने 3400 कैलकुलेट किया था। तो लॉ मेकर कहते ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, खैर है, कोई मसला नहीं। अगर आपने 3400 भी कैलकुलेट किया हुआ तो कोई मसला नहीं, हल्का फुल्का ये अंदाजा ही है ना कि कितनी बिजली कहाँ इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्ट तो दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता कि कितनी बिजली कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ये तो कल हमने सेल की बेसिस पे एलोकेशन कर दी थी, लेकिन जहां कहीं सेल हो ही नहीं रहा तो वहां पे तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। अब ये घर भी है और बिजनेस भी है, अब यहां कैसे सेल की बेस पे एलोकेशन करेंगे? घर में सेल हो रही है? घर में तो कोई सेल नहीं हो रही, घर में तो रह रहे हैं बस। तो यहां फिर सेल की बेस पे एलोकेशन नहीं होगी, किसी रीजनेबल बेस पे एलोकेशन होगी। तो जब भी आप कोई अंदाजे की बेस पे एलोकेशन करेंगे तो उसमें इख्तलाफ आ सकता है। अब कमिश्नर के मुताबिक जो फिगर बन रही है, एज पर कमिश्नर जो फिगर बन रही है, एज पर कमिश्नर जो फिगर बन रही है वो 3500 है। टीपी कौन है? टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर ने कैलकुलेट की है फिगर वो 3400 है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। अगर टैक्स पेयर ने खुदा ना खास्ता कैलकुलेट कर दी है फिगर 3000, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 10% से ज्यादा का डिफरेंस है। 10% बनता है 350, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 350, तो ये 500 का डिफरेंस आ रहा है, ये फिगर एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर टैक्स पेयर ने 3700 फिगर निकाल दी है, ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 350 का डिफरेंस एक्सेप्टेबल था। 3500 का 10% कितना बनता है? 350। 350 का डिफरेंस एक्सेप्टेबल था, और अब कितना आ रहा है? सिर्फ 200 का, खैर है। लेकिन अगर आपने फिगर कैलकुलेट किया 3900, तो टैक्स पेयर ने ये फिगर कैलकुलेट की या ये या ये या ये, और अगर टैक्स पेयर खुदा ना खास्ता ये फिगर कैलकुलेट कर दे, फिर 400 का डिफरेंस आ रहा है, हालांकि 350 का डिफरेंस एक्सेप्टेबल था, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कितने परसेंट मार्जिन एक्सेप्टेबल है? 10%। एनओटी कर लें। नोट एनओटी। साथ वाले का चेहरा देख के बताएं, कल पढ़ता रहे। मैं नहीं चेहरे पढ़ सकता सर, मैं अपने आप को पढ़ लूं, बड़ी बात है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब स्टेटस लगा रहे होते हैं लोग, हैरान हो जाते हैं बंदा पढ़ के। तेरा मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, क्या कर दिया अगले ने? ऐसे लोगों के स्टेटस म्यूट कर दिया अगले। शुक्रगुजार लोगों के स्टेटस हैं तो वो हैं आपके हर हल्का अहबाब में, वो देखा करें। ये शुक्र और सब्र वालों के साथ रहें, ताकि 10% एक्सेप्टेबल है ना। 10% कितना है? 10% यानी कितना बन गया? 350। 350 का फर्क एक्सेप्टेबल है, और इधर कितना फर्क है? 4000। तो इसी को कहते हैं पहुंची हुई सरकार। ये तो पता नहीं क्या है 4000। जी आवाज आ रही है उधर? सब सब सही चल रहा है? ओके, शुक्रिया।
छोड़ दें जी, मोबाइल तो बिल्कुल ही क्लास में 1.5 घंटे बाद ही इसकी ज़ियारत किया करें। अच्छा जी, तो जब कभी आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा वाला, जिसने फंक्शनल इंग्लिश पहली अटेम्प्ट में निकाली है या 2 अटेम्प्टों में निकाली है? जो मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये क्या बात हुई? और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उसने कहाँ बताना है कि मैंने क्यूएम कितनी अटेम्प्टों में निकाली थी। द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स को एलोकेट करने की बेसिस। कल किन बेसिस पे एलोकेट किया था हमने? वैसे कल किस बेसिस पे एलोकेट किया था? सेल की बेस पे। साइज की बेस पे तो ना, सेल की बेस पे कहते हैं। कल हमने सेल की बेस पे एलोकेट किया था। कल किसकी बेस पे एलोकेट किया था? सेल की बेस पे। तो बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, डिडक्शंस, अलाउंसेस शुड बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और बीकॉम नहीं लिखा हुआ? अच्छा, नहीं लिखा हुआ। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड, ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कौन करेगा एक्सेप्ट? अनलेस देयर इज, अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर छोटी मोटी वेरिएशन हो कितने अंदर? 10% के अंदर अंदर, तो फिर एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अंदाजा ही है, ये कौन सी एग्जैक्ट फिगर है। हाँ, अगर कनाडा की सेल 7 लाख है और आप कह रहे हैं 7.5 लाख है, ये बात तो गलत है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चल रही कितनी किसको एलोकेट करें। तो इसमें 10% प्लस माइनस हो गया तो कोई मसला इसमें नहीं है। डन? अच्छा, अब हमारा है एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एक है इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शंस हैं और इसमें रूल्स हैं। तो इसके साथ लिखा हुआ है सेक्शन 67 और इसके साथ लिखा हुआ है सेक्शन रूल 13। एक और रूल भी हमने पढ़ा था, हमारे सिलेबस में रूल 3-4 ही हैं, 2 अनलकीली इस चैप्टर में आ गए हैं। हमारे सिलेबस में रूल कोई ज्यादा नहीं है, रूल थोड़े से ही हैं। एक रूल हमने पढ़ा था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के डेफिनेशन के अंदर, वो रूल था ऊपर रूल नंबर 14। तो रूल हमारे सिलेबस में कुछ ज्यादा नहीं है। इस चैप्टर में एक हमने रूल 14 पढ़ा है और एक पढ़ा है रूल नंबर 13। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिख लें सेक्शंस होते हैं और इनकम टैक्स रूल्स में क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जी। यही अपॉर्चनमेंट और डिडक्शंस का। ओके जी, पहले कोई और बता दें मुझे, जरा उर्दू में बता दें पॉइंट ए बी के बारे में, 2 और 3 उन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दें। ये वाला कल वाला? अच्छा जी, पॉइंट 2 का मतलब कोई बताया? हाथ खड़ा करके जल्दी करें, जल्दी वी क्विक। पॉइंट 2 का मतलब बताया था, जल्दी बता दें, जल्दी बता दें। अगर समझ आए आप लोगों को घर जाके, इसका मतलब सब कुछ समझ नहीं आया हुआ। हाँ, पॉइंट 2 का मतलब क्या बताया था? जल्दी बताया था, जल्दी बताएं। हाँ, बस जो खर्चा जिस हेड के लिए उसमें से एलोकेट कर दें। अब बताएं कौन सा खर्चा ऑलरेडी हमें पता चल रहा है देख के किस हेड के लिए है? सैलरीज। बस ये बताया था इसमें। एनी खर्चा डेट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास शेल बी माइनस फ्रॉम, तो इधर आगे लिखा हुआ एग्जांपल सैलरीज ऑन प्रीवियस पेज। जी पॉइंट 3 को बता दें। पॉइंट जी, एक मिनट, पॉइंट पहले उनके सवाल में पूरा करूँ। पॉइंट 3 को बता दें हाथ खड़ा करके, जल्दी 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 बताइए जी, जल्दी हाथ खड़ा करके। कल याद किया आप लोगों ने कि समझ आया तो बता दें जी। आप बताएं
जो कॉमन एक्सपेंडिचर होंगे जी, जो किसी पर्टिकुलर हेड में एलोकेबल नहीं हो सकते, वेल डन, एक्सेलेंट। तो उस पर जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लगाएंगे। अब इसको देखें, ये जो खर्चा पता चल रहा है हमें 5000, ये पता नहीं चल रहा किस हेड का है, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है कॉमन एक्सपेंडिचर। तो इसको किसी रीजनेबल बेस पे एलोकेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल अगर कोई रीजनेबल बेस मौजूद नहीं है तो बेहतर है किस बेस पे एलोकेट कर दें, सेल की बेस पे। किस बेस पे एलोकेट कर दें, सेल की बेस पे। तो एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, एनी कॉमन डिडक्शन विच रिलेट्स टू बिजनेस, चाहे वो फाइनल टैक्स रिजीम वाला बिजनेस हो या कई दफा एग्जेम्प्ट इनकम भी आप कमा रहे होते हैं, shall be allocated to each class of income according to the following formula। जी हाँ जी, अब कोई सवाल पूछ रहा था जी। हाँ, ये क्लासेस ऑफ इनकम आज उसने बता दी ना क्या होती हैं। मतलब ये कि आप कोई खर्चा कर रहे हैं बिजनेस इनकम कमाने के लिए भी और प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए भी, तो उस खर्चे को दोनों में पोर्शन कर दें। ओके, कोई भी खर्चा जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए किया जाएगा उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। जिस कॉमन खर्चे के बारे में पता ना चल रहा हो वो किस मकसद के लिए किया है, तो उसको फॉलोइंग फार्मूले के बेस पे एलोकेट कर दिया जाएगा। ग्रॉस रिसीट का मतलब होता है सेल, जिसमें से अभी तक खर्चे माइनस नहीं हुए। कॉमन खर्चा ऐसा खर्चा होता है जिसके बारे में पता ना चल रहा हो कि कहाँ से माइनस करना है, इसलिए इसको किसी रीजनेबल बेस पे एलोकेट कर दिया जाता है। हाँ, कोई बंदा नेट कमीशन कमा रहा है, यानी पूरा 50 नहीं कमा रहा, 1 कमा रहा है, तो वो 1 ही उसका जी ग्रॉस प्रॉफिट समझ लिया जाएगा। और क्लास ऑफ इनकम्स काफ़ी सारी हैं और ख़र्चे पोर्शन करते हुए हर क्लास को कंसिडर ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और जिस बेस पे आप खर्चे एलोकेट कर रहे हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवा लें, लेकिन 10% प्लस माइनस की गलती जो है वो एक्सेप्टेबल है उसके अंदर अंदर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अब नीचे जो सवाल के नंबर हैं वो बताएंगे कि हमने कितना लिख के आना है। कुछ बच्चे से ही समझते हैं कि जब हेडिंग आएगी अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन तो हम पेपर में सेक्शन 67 लिख के आएंगे, थ्योरी का सवाल आया तो, और जब आएगी अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो हम रूल 13 लिख के आएंगे। तो अब अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन में कोई फर्क ही नहीं है, डिडक्शन और एक्सपेंडिचर एक ही लफ्ज है। अब ये तो अजीब सी बात हुई, क्योंकि अपोर्शनमेंट और डिडक्शन का लफ्ज आएगा तो मैं सेक्शन 67 लिख के आऊंगा, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लफ्ज आएगा तो मैं रूल 13 लिख के आऊंगा। ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये डिडक्शन का मतलब एक्सपेंडिचर ही है और इधर एक्सपेंडिचर का मतलब डिडक्शन ही है, इसमें कौन सा फर्क है? हेडिंग से फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप सवाल देख लेते हैं, सवाल जो है वो क्या आ रहे हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे लेके चलना है। मिसाल के तौर पे ये सवाल है, जैसे कौन सा वाला, किधर है? What do you understand by term apportionment of expenditure as explained in Income Tax Ordinance 2001? Not as explained in rules, as explained in Income Tax। अब ये apportionment of expenditure यहां से ना बढ़े, ये apportionment of expenditure है, ये डिडक्शन और एक्सपेंडिचर एक ही चीज होती है। तो apportionment of as explained in Income Tax Ordinance, तो फिर आप बताएं कौन सा वाला लिख के आएंगे, सेक्शन 67 लिख के आएंगे या रूल 13 लिख के आएंगे? सेक्शन 67 लिख के आएंगे। तो सेक्शन 67 भाई ये कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता भाई। करंट पीडीएफ जो ग्रुप में शेयर किए हैं उसमें तो 180 सफ़े हैं। ओके टेन का बी, लिस्ट सिचुएशंस रेफर टू इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 या इनकम टैक्स रूल्स। ये कौन सा सवाल है?
और थल्ले 11 है तो ऊपर 10 का भी है ना। लिस्ट ऑफ सिचुएशंस रेफर ते वाला देख लो, लिस्ट ऑफ सिचुएशंस जहां पर हमने क्या करना है बोले, एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन। सिचुएशंस बताएं कब खर्चा अपोर्शन करना पड़ सकता है, सिचुएशंस बताएं। ये हैं सिचुएशंस, ये 7-8 सिचुएशंस में खर्चा अपोर्शन करना पड़ सकता है। नहीं, ये तो वो क्लासेस ऑफ इनकम है जिनमें खर्चा अपोर्शन करना है। वो पूछ रहे वो सिनेरियोज बताओ जब कभी आपको जिंदगी में जरूरत महसूस हो कि अब तो खर्चा अपोर्शन कर ही देना चाहिए। वो अगर एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो, ये भी सिचुएशन बन सकती है। अगर किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो जिसको टैक्सेबल इनकम नाम रखा था हमने, टैक्सेबल इनकम का नाम सिर्फ किन के लिए खास था, नॉर्मल रिजीम के हेड ऑफ इनकम्स के लिए। जब किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो और फाइनल रिजीम में इनकम कमा रहे हो, या फिर जब कभी किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो या किसी और पर्पस के लिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी खर्चे को अपोर्शन। तो कितने सिनेरियोज बन गए जिनमें खर्चा अपोर्शन करना पड़ेगा, 3 सिनेरियोज बन गए जिनमें खर्चा अपोर्शन करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे वो। आ जाए पेज 14 पे। फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की, रेंट की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना। आप 2-3 रूम्स घूम के देखते हैं, फिर ये पसंद करते हैं कि ये वाला रूम जो है ना मेरे 7 फेरे के लिए अच्छा रहेगा, तो मेरे पास से चला ही जाइए। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस, सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है। और बेनिफिट और परक्यूजिट, परक्यूजिट बेनिफिट ही होता है कि चीज़ है। किसी भी चीज़ की दुनिया में फेयर वैल्यू निकालनी हो, इसका तरीका क्या है, शेल बी द प्राइस जो कि ऑर्डिनरीली ये फेच करेगा ऑन सेल इन ओपन मार्केट। अगर आप ओपन मार्केट में इसको सेल करें या सप्लाई करें, सेल का लफ्ज तो गुड्स के लिए यूज हो जाएगा और सप्लाई का लफ्ज सर्विसेज के लिए यूज हो जाएगा। तो आप किसी चीज को बाजार में सेल करें या सप्लाई करें, उससे जो पैसे आएंगे डेट विल बी कॉल्ड एज, बोलें, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए ये इग्नोर कर दिया जाएगा कि कोई रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये नीचे अब आ जाएं, पहले डब्बा पढ़ लें। आमिर ने परचेज किया कंप्यूटर 70,000 का और इसको बेच दिया अंजुम को, जब इसकी बुक वैल्यू थी 40,000, इसकी फेयर वैल्यू 42,000 है। आप बताएं फेयर वैल्यू कितनी बनी फिर, 42। ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, इसने इतने का खरीदा था, डेप्रिशिएट करता करता कितना रह गया, यानी 70,000 का खरीदा होगा, 30,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, तो 40,000 का बुक्स में आ रहा होगा। तो लेकिन फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, 42,000। फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि मिले अगर ये चीज़ हम बाजार में बेचें। which will ordinarily be received on sale in ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में अगर हम चीज़ बेच के पैसे ले लें, हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें करते हुए, अगर ओपन मार्केट में बॉयज़ हम चीज़ ले लें तो कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, ओके आगे चलें। अच्छा, मुस्कुरा तो दिया करो भाई। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी, बॉल पॉइंट किधर है आपकी, अच्छा हाँ हाथ में पड़ी, वो सूट भी ब्लू था ना जिस वजह से मुझे फिर नज़र नहीं आ रही थी। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए ये बात इग्नोर कर दी जाएगी कि इसके ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मिसाल के तौर पर, दो प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर 23 और प्लॉट नंबर 24। अब फेयर मार्केट वैल्यू इस प्लॉट की है 50 लाख और इस प्लॉट की है 40 लाख।
क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि इस प्लॉट को भी बेच नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हमें हो सकता है ब्रिज या सड़क बनानी पड़े, तो इस वजह से प्लॉट की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन प्लॉट नंबर 23 सेफ है। अब प्रॉपर्टी डीलर की नज़र में मार्केट में इनकी ये फेयर वैल्यू चल रही होगी, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि मैं जब कभी फेयर वैल्यू निकालने की तरफ आऊंगा तो मैं ये बात इग्नोर कर दूंगा कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब जरा इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो अगर इग्नोर किया रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो अगर मैं इग्नोर करूं रिस्ट्रिक्शन को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं इग्नोर करें रिस्ट्रिक्शन को, तो फिर मजबूरन इसकी फेयर वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नजर में फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और मार्केट की नजर में फेयर वैल्यू क्या है, तो हमारे लॉ की नजर में दोनों की फेयर वैल्यू क्या समझी जाएगी, 50 लाख, क्योंकि हमने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन इग्नोर किया, हालांकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। चले नोट कर लो। तो इसलिए हमारे लॉ में अगर पूछे कि प्लॉट की फेयर वैल्यू क्या है दूसरे वाले की भी, बोले 50 लाख की है, दूसरे वाले की भी नहीं, 40 लाख नहीं है, 40 लाख मार्केट में है जो प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं, लेकिन हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नजर में इसकी फेयर वैल्यू निकालते हुए इग्नोर कर दिया जाएगा, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने, रिस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, जो मैंने बताया, कोई बताया हाथ खड़ा करके। हाँ, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई ब्रिज इधर बना देंगे, इस वजह से फिर लोग डर रहे हैं इस प्लॉट को बेचते हुए। नहीं, हुकूमत जरूरी नहीं सारे पैसे दे, फुल पैसे दे। ओके चलें जी, नोट हो गया भाई। फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड कंसिडरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन, नहीं फिर तो 40 लाख ही होगी, कंसिडरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन या इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन, इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन। द फेयर मार्केट वैल्यू, हाइब्रिड में सेकंड रो, अब दूसरे साइड वाले बच्चे बातें करने लग गए आप कैप पहन के। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश। इस फैक्ट को इग्नोर कर देंगे, ये चीज की प्राइस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज है जिसकी कैश में वैल्यू नहीं निकल सकती, मिसाल के तौर पे होंडा कार्स के पास एक मशीनरी है, अब वो मशीनरी बाजार में कोई बंदा लेगा नहीं, क्योंकि उनकी गाड़ियों को बनाने का तरीका और है, बाकी लोगों की गाड़ियों को बनाने का तरीका और है। तो अब होंडा एटलस कार की जो है वो मशीन को होंडा एटलस कार की मशीन को अगर आप बाजार लेके जाएंगे तो बाजार में आपको उसके बदले कोई कैश मिलेगा? लोग तो लेने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि लोग कहेंगे यार हमारे तो किसी काम की नहीं, होंडा खुद ही इससे गाड़ियां बनाता है। तो कई दफ़ा ऐसी भी चीज़ होती है पूरे पाकिस्तान में जिसकी कोई कैश में कीमत असाइन नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारा लॉ मेकर कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करो इग्नोरिंग द हकीकत, इग्नोर करो इस हकीकत को कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती,
यानी हमारा लॉ कह रहा है जबरदस्ती कैश में कन्वर्ट करो, जबरदस्ती कोई फेयर वैल्यू निकालो। तो उसके फिर कई तरीके हैं किताबों में लिखे हुए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जबरदस्ती कोई फेयर वैल्यू निकालो, वो पेपर में आपको दे देगा अगर ऐसा सिनेरियो हुआ। जबरदस्ती कोई फेयर वैल्यू निकालो, हालांकि बाजार में वो चीज बिक नहीं रही, फिर भी क्या करें, जबरदस्ती कोई, उसके कई तरीके होते हैं कि फ्यूचर में इससे गाड़ियां कितनी बननी है, आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कई तरीके होते हैं। तो होंडा कार्स के पास जो मशीन है उसकी कन्वर्टेबल टू कैश क्यों नहीं है? ओके, फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए एक बात आपने ये इग्नोर करनी है कि इसकी ट्रांसफर पर क्या है, उस्मान को बुलाएं, और दूसरी बात आपने ये इग्नोर करनी है कि इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जा रहा है वो, इसको जबरदस्ती कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां ऑर्डिनरीली चीजें बाजार में बिक रही होती हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां ऑर्डिनरीली चीजें बाजार में बिक रही होती हैं। मैं अब स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, लैंड बिल्डिंग वगैरह। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां लैंड बिल्डिंग अक्सर बिक रही होती है बाजार में, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां लैंड बिल्डिंग बिक नहीं रही होती इजीली। ऐसे इलाकों में क्या करें? वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, आसानी से मालूम नहीं हो रही, ऑर्डिनरीली सेल नहीं हो रही वो चीज बाजार में, बड़ी रेयर लोकेशन के ऊपर है। वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, आमतौर पर सेल नहीं हो रही वो चीज, आमतौर पर सेल नहीं हो रही। अगर कोई चीज आमतौर पर सेल नहीं हो रही तो क्या करें? द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट हुकूमत का होता है, एक साल में छपता है एक दफा अखबार में, गजट में हुकूमत अपनी सारी चीजें बताती है। तो बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ, तो फिर बोर्ड आपकी चीज की फेयर वैल्यू बता देगा, फिर ठीक है, फिर बोर्ड आपकी चीज की फेयर वैल्यू बता देगा अगर नहीं पता चल रही तो। बस सादा सी बात थी। तो बस ये अगर मैं बात हाईलाइट करूं, वेयर नॉट ऑर्डिनरीली द बोर्ड में डिटरमिन, बस ये मेन बात मैंने हाईलाइट कर दी है। तो जब कभी प्राइस नहीं पता चल रही होगी तो कौन बताएगा? बोर्ड बता देगा। अच्छा, जब कभी बोर्ड भी बताने से इनकार कर दे, जब कभी बोर्ड भी बताने से इनकार कर दे, वो एरिया बहुत ही ज्यादा रिमोट है, बहुत ही दूर है, तो बोर्ड के अब मैं वहां कहां जाके प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू निकालता फिरूं? तो फिर ऐसा करें कि आप किसी उस इलाके में, कोई बड़ा रिमोट एरिया है, बलूचिस्तान का, सिंध का, पंजाब का, सरहद का कोई बड़ा रिमोट एरिया है, आप उस इलाके में चले जाएं और अथॉरिटी ढूंढें उस इलाके में जिसको इजाजत मिली हुई है जमीनें ट्रांसफर होने पे स्टैंप ड्यूटी जो देते हैं, वो इदारे कौन से हैं गवर्नमेंट के, उन इदारे वालों के पास जाएं और उनसे कहें आप फेयर वैल्यू बता दें। तो अगर बोर्ड बताने से इनकार कर दे तो फिर ये हल मौजूद है। एक मिनट, where the fair market value of any immovable property of an area has not been determined by board, बोर्ड ना बताए इसकी फेयर वैल्यू, the fair market value of such immovable property shall be deemed to be the value, deemed होता है ना कंसिडर करना, एज्यूम करना,
shall be assumed to be the value fixed by district officer. उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले का ऑफिसर बताएगा फिर फेयर वैल्यू, और प्रोविंशियल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और प्रोविंशियल ऑफिसर या उस सूबे का ऑफिसर बताएगा। ये जो मैं लाइनें एक्स्ट्रा लिखवाऊं ये पेपर में नहीं लिखनी होती, पेपर में वही लिखना है जो लॉ में लिखा हुआ है, ये तो आपके समझने के लिए लिखवाया। प्रोविंशियल ऑफिसर और एनी अदर अथॉरिटी, ये कोई भी अथॉरिटी, ये भी तो अथॉरिटीज ही हैं गवर्नमेंट की, और एनी अदर अथॉरिटी जिसको इजाजत है इस मद में, इन दिस बिहाफ, इस मद में कि वो स्टैंप ड्यूटी लें। स्टैंप ड्यूटी वो पैसे होते हैं जब जमीनें आपके नाम लगती हैं तो लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंप ड्यूटी। अब इसको पढ़ लें एक दफा जी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वही जो हुकूमत का रेवेन्यू इकट्ठा करता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मुराद ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा करता है। लेक्चर नंबर नहीं लिखे आगे, मुझे कैसे पता चलेगा? लिखें, यहाँ लिखो लेक्चर नंबर 4, 3। हाँ हाँ, तो पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि जब आमतौर पे प्राइस पता ना चले तो हाईलाइट किया हुआ पढ़े, बोर्ड बता देगा। और पॉइंट 4 में लिखा हुआ है अगर बोर्ड ने भी डिटरमिन नहीं की तो फिर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड फॉर स्टैंप ड्यूटी, जो स्टैंप ड्यूटी लेती है उस इलाके में, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी हो सकता है जो हुकूमत का रेवेन्यू इकट्ठा करता है, या ये कोई सूबे का ऑफिसर भी हो सकता है, या कोई भी अथॉरिटी जो उस इलाके के अंदर है जो लोगों से स्टैंप ड्यूटी लेती है। ओके, अब मोहतरम एक बड़ी पुरानी डिस्कशन हमने रिज्यूम करनी है। पेज नंबर 2 पे आ जाएं जी। क्या फेयर वैल्यू? जी आप वेट करें कैपिटल गेन के चैप्टर का माय डियर, ये थोड़ा सा आगे का सवाल हो गया। जिस बंदे का, भाई वो किधर है? ये और मंगवानी थी मैंने कहा। जिस बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा हो तो उस बंदे को क्या कहा जाता है? रेजिडेंट। और जिस बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम हो लेकिन वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और बाहर के मुल्क में पोस्टिंग हुई हो तो उसको भी क्या कहा जाता है? क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किया जाता है। अब बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के अगला जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो क्यों करना है? वो में क्या? अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बंदे का स्टे पाकिस्तान में, छोड़ो ना कंपनी की है पहचान, कभी कभी ऐसा होता है एक बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से, इधर तो नहीं नजर आ रहा आपको? ये वाला डब्बा इधर तो नहीं देख रहे ना? देखना नहीं है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है एक बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से, पता नहीं क्या खा के आते हैं नाश्ते में, क्या करके आते हैं, ज्यादा होता है। कई दफा ऐसा होता है किसी बंदे का, आप लोगों को समझ आ रही है ना? हाइब्रिड, इनकी टेंशन छोड़ें।
कई दफा ऐसा होता है किसी बंदे का स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम होता है। स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। नो, नहीं, मैं पाकिस्तान में 183 दिन नहीं रुका। तो गवर्नमेंट कहती है इसको साइड पे ले जाओ भाईजान, साइड पे आ जाए, खड़े हो जाए। अच्छा, अब इस बंदे से हमने एक सवाल पूछना है अगला, तुम्हारे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है? उसने कहा हाँ है, मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। ये इस बंदे की बात हो रही है जिसको हमने इधर बिठाया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने इधर बिठाया हुआ है। ये तो इससे हमने पहला सवाल पूछा था, कि बेटा तुम्हारे पास पाकिस्तान में स्टे 183 डेज है? उन्होंने कहा नहीं। क्या कहा? नहीं। फिर हमने इससे पूछा तुम्हारे पाकिस्तान का आईडी कार्ड है? उसने कहा हाँ, मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सिटीजन का मतलब है पाकिस्तान का आपके पास क्या है? आईडी कार्ड। तो इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड। इसको जरा साइड पे लगा दे बंदे को, इसको जरा देखते हैं आराम से, स्पेशल केस है। अगला सवाल इससे आपने ये पूछना है, क्या तुम मौजूद हो किसी और मुल्क में 183 डेज से ज्यादा, 182, प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज? क्या तुम किसी और मुल्क में मौजूद हो 182 डेज से ज्यादा? ये कौन सा बंदा है जो 183 डेज से कम पाकिस्तान में रुका है और इसके पास पाकिस्तान का? इससे ये सवाल पूछने कि क्या तुम किसी और मुल्क में मौजूद हो, बोले 182 डेज से ज्यादा? कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं? नहीं। बोले नहीं। क्या तुम किसी और मुल्क के अंदर मौजूद हो फॉर मोर देन 182 डेज? कहते हैं नहीं, मैं किसी और मुल्क में मौजूद नहीं फॉर मोर देन 182 डेज। अब अगला सवाल आपने इससे यह पूछना है, चलो किसी और मुल्क में, अच्छा जी, ये सारी इसी तरह का, कोई खैर की बात नहीं करनी तुमने। अच्छा, तो हमने इससे पूछा कि तुम किसी और मुल्क में मौजूद हो मोर देन 182 डेज? कहते हैं नहीं, मैं किसी और मुल्क में मौजूद नहीं 182। अच्छा, हमने आखिरी, कहते बस हो गई है सवाल पर, आखिरी सवाल भाईजान, आखिरी सवाल तुम्हारे से ये है कि तुम ये, ओ सॉरी, तुम ये बताओ, आखिरी सवाल तुम्हारे से ये है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी और मुल्क ने लिफ्ट कराई है? रेजिडेंट कहाँ है? नहीं। बस फिर तू हमारा ही है, फिर तो क्या है? हमारा ही है। इसको जरा पकड़ बंदे को, पेन फड़ा, मेरा पेन तू अपने रजिस्टर पे रख लिया। अच्छा जी, पाकिस्तान में इसका स्टे 160, मैं बताऊंगा आप लोग अपना यार, इनका शाम को बैच लगा दो एक बच्चों का, इन्हें पढ़ाना है ना, जिसको ईशा के बाद पढ़ा दिया करें आप लोग आके। 180 मैं मिसाल बनाने लगा हूं, तुम लोग बना लो, आ जाओ, पकड़ो, ये लो, पढ़ाने भी नहीं देते, मैं घर वालों को कह के मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा जी, जर्मनी में इसका स्टे कितना है? 90। तो देख लो की छेती पई है। अच्छा जी, चाइना के अंदर इसका स्टे कितना है? 100। टोटल कितना हो गया? 365 डेज। बंदे का नाम है सलीम। ये सिटीजन है पाकिस्तान का, इसके पास पाकिस्तान का क्या है? आईडी कार्ड है, इसके सिटीजन है पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। ये क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन सोल्यूशन तो हम नीचे करेंगे ना इंशाल्लाह। सिटीजन है पाकिस्तान का, नॉट डिक्लेयर्ड
अच्छा, हमें नहीं पता कि जर्मनी और चाइना में रेजिडेंट किसको कहते हैं। हो सकता है जर्मनी चाइना में ये रूल हो कि 110 दिन वाला रेजिडेंट है, हमें नहीं पता ना जर्मनी चाइना के क्या रूल हैं, और वो हमने याद भी नहीं करने। तो जर्मनी चाइना में हो सकता है 110 या 20 दिन वाला रेजिडेंट हो। तो हमने इससे पूछा कि तुम्हें जर्मनी या चाइना वालों ने अपना अपना कहा, यानी तुम्हें उन्होंने रेजिडेंट करार दिया? नहीं। नॉट डिक्लेयर्ड रेजिडेंट, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है सवाल में। नॉट डिक्लेयर्ड रेजिडेंट इन फॉरेन कंट्री, इन एनी फॉरेन कंट्री, किसी बाहर के मुल्क ने मुझे घास नहीं डाला। अब वो पूरी डायग्राम कैसे बनेगी? वो पूरी डायग्राम में पहला सवाल हमने इससे क्या पूछा था? देखिए मत, आप लोगों को याद हो गया भाई, मुझे पहले डायग्राम में पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल इससे क्या पूछा था? क्या तुम पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा रुके हो? इसने क्या कहा था? नहीं। दूसरा सवाल इससे क्या पूछा था? क्या तुम पाकिस्तान के सिटीजन हो? इसने कहा था हाँ, मैं पाकिस्तान का क्या हूं? सिटीजन हूं। तीसरा सवाल इससे क्या पूछा था? क्या किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा रुके हो? इसने कहा था नहीं, किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा नहीं रुका। अगला सवाल क्या पूछा था इससे? क्या किसी और मुल्क वाले ने तुम्हें रेजिडेंट करार दिया है? कहते हैं नहीं। अब हमने करार दे दिया कि ये बंदा क्या बन गया? हालांकि ये बंदा 165 डेज पाकिस्तान में रुका है, फिर भी ये बंदा क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। तो ये रूल है लॉ में, जो तकरीबन साल पहले आया, उससे पहले लॉ में ये रूल नहीं होता था। तो इस रूल की बुनियाद पर हमने ये डिसाइड किया है कि ये बंदा बोले क्या है? रेजिडेंट बंदा है। तो अब रूल सुन लें दोबारा, उसके बाद इंशाल्लाह इसको अप्लाई कर देते हैं। और असल में अब इसको रेजिडेंट बनाना लॉजिकल भी थोड़ा सा लग रहा है। द रीजन इज, पाकिस्तान में तो नहीं रुका, मैंने माना 183, पाकिस्तान में तो नहीं रुका 183 डेज, लेकिन असल में इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। लेकिन ये होना काफी नहीं, अगले सवाल भी पूछने हैं इससे। इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, बाकी मुल्कों में कोई ज्यादा नहीं रुका। मुस्कुरा दिया, मुस्कुराने के पैसे। बाकी मुल्कों में कोई, इसलिए ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, ये इधर उधर आना जाना करता रहता है। अब लोग इसको रेजिडेंट कहीं बना नहीं रहे, तो आ जाके हमने कहा फिर हम ही तो ये पकड़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इट मेक सेंस। लॉजिक देखें पीछे, इसको रेजिडेंट बनाया हमने, जबरदस्ती बनाया इसको रेजिडेंट। ऐसे लोग स्किप हो जाते थे हुकूमत से, ये नॉन रेजिडेंट होते थे। अब इसको पकड़ लिया हमने, इसको जर्मनी चाइना वाली सारी इनकम्स पे टैक्स देना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान वाली इनकम्स पे भी टैक्स देगा और फॉरेन इनकम्स पे भी पाकिस्तान में आके टैक्स देगा। रेजिडेंट बनने का ये खतरा तो है, और खतरा इसको लाहक हो गया। लेकिन इसको रेजिडेंट बनाया क्यों? बड़ा लॉजिकल सी बात है। पहली बात, स्टे तो इसका 183 डेज से कम था, लेकिन ये क्या है? पाकिस्तान का, और कहीं और ज्यादा रुक नहीं रहा, कहीं और ज्यादा रुक नहीं रहा, और कोई इसको रेजिडेंट करार दे नहीं रहा। ना कहीं रुक रहे, ना कोई रेजिडेंट मान रहे इसको। तो आ जाके कोती बोर्ड आ जाके उसको इधर बुला लें, ही इज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बस साबित हुआ कि सलीम और सलीमा, सॉरी सलीम इज रेजिडेंट। एनओटी कर लें। पाकिस्तान का आईडी कार्ड तो अम्मी को लेके जाएं साथ, कि मैं इधर पैदा, पाकिस्तान का आईडी कार्ड तो नहीं लोगों को मिलेगा ना? क्यों, इसमें क्या होता है? अम्मी और आप चले जाएं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड लेके आ जाएं। ठीक है, नोट करवाया आपने। ये फारक कर दो, ये वाला लेक्चर नहीं है अभी, 5 है। तो ये सब आपने कॉपी कराया। चलो अभी 5 तक ही रखो, लेक्चर 5 तक जितने हैं वो सफ़े कॉपी करा लो सबके लिए। ठीक है जी।
जी भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कहाँ की नेशनैलिटी है, बस हमारा सवाल है कि उसमें पाकिस्तान की है या नहीं। बाहर की है तो हमें कोई कंसर्न नहीं है उससे। बस तो हमने ये नहीं पूछना कि कहाँ कहाँ की है, हमने बस ये एक सवाल पूछना, पाकिस्तान की है या नहीं, बस बोले। वो टैक्स दोनों जगह पे देना है, ये टैक्स रेट्स के चैप्टर में देखेंगे हम। फिलहाल हम सिर्फ ये बात करें कि पाकिस्तान में देना है या नहीं देना। अगर कोई दोनों जगह दे आएगा तो फिर उसका हल चैप्टर 6 में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अभी हम ये नहीं बता रहे कि अगर जर्मनी और पाकिस्तान दोनों जगह टैक्स दे दिया तो उसका क्या करना है। ये चैप्टर 6 की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। ये हमेशा हर सवाल में हम अप्लाई किया करेंगे। जब नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, तो ये बंदा क्या साबित हो गया, रेजिडेंट। अच्छा, अब एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में रुका है 170 डेज और हॉलैंड के अंदर रुका है कितने, 365 में से माइनस करके बताएं। 195। अच्छा, अब इस बंदे के ऊपर सिटीजन है पाकिस्तान का। अब इस बंदे के ऊपर जब हम रूल लगाएंगे तो स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर, बोलें यस। यस कौन बोला है, नो। ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यस। प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, किसी और मुल्क में रुका है 182 डेज से ज्यादा, बस फिर तू जा, तू हमारा नहीं है, जा जा जा, पकड़ ले इसको, ये नॉन रेजिडेंट, इसको जमा करा दो। ये बंदा क्या निकल आया, बोले बस तू तू नहीं, तू उधर ही रहा कर, तू बहुत शौक है ना 182 डेज से ज्यादा उधर रुकने का, उधर खाला तेरी रहती हैं, सॉरी। तो बस ठीक है, जा तू, फिर मैं ज्यादा लिफ्ट इधर ना आया कर, मत छोड़। तो डायग्राम की ये वाली साइड भी हमने कर ली, कर ली, ओ कर ली। वो तो जब इसका जवाब नो आया था फिर हम इस साइड पे गए थे ना, अभी तो इसका जवाब क्या आ गया। तो ये बंदा बोले क्या है, वैसे कुछ अकल में भी समझ आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है। ये तो बाहर अच्छा खासा रुक गया, तो जा जा हॉलैंड रहेगा। तो ये बंदा क्या बन गया, बोले नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर पिछले सवाल जैसा होता वो तो फिर 2 मुल्कों में रुका था ना, वो तो फिर किसी और कंट्री में 182 डेज से ज्यादा नहीं रुका। बस ठीक है, पाकिस्तान का ये नहीं देखना कि बाहर कहाँ का आईडी कार्ड है, बस पाकिस्तान का होना चाहिए। पाकिस्तान का आईडी कार्ड, बस एक सवाल पूछना है, पाकिस्तान का है या नहीं, बस, और दूसरा कोई सवाल नहीं पूछना। हाँ बस ठीक है, अब अगला सवाल बताओ, कितने दिन रुके। वही रेजिडेंसी नॉन रेजिडेंसी से हमें कोई कंसर्न नहीं। रेजिडेंसी जो पाकिस्तान के लॉ की नज़र में है कि ये रेजिडेंट बन गए, वो जो रेजिडेंसी नॉन रेजिडेंसी की आप बात कर रहे हो वो कोई पीआर कार्ड या उस टाइप की चीज़ें हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं, वो हमारे स्कोप की चीज़ नहीं है। हमने तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाले उनको कहते हैं नहीं कहते, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हम तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नज़र में उनको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट करार दे रहे हैं। हमारी ये डेफिनेशन सोली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए है, किसी और लॉ में अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, हम तो अपने लॉ को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, आखिरी सवाल, मिस्टर क्यूट, मिस्टर चीमा,
पाकिस्तान में रुका है 130 डेज और इंग्लैंड में बांग्लादेश इधर रुका है 120 डेज। बाकी कितने रह गए? 115 दिन बांग्लादेश में रुके। ये बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है। अच्छा, इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक ये रेजिडेंट बन गया। इंग्लैंड वालों ने कह दिया है, पता नहीं क्या लॉ, वाह हाइब्रिड, ओ व्हाट्स द हाइट ऑफ द, अच्छा जल्दी आए, जल्दी जल्दी जा सकते हैं क्लास में से उठकर, जल्दी आना है। ये चलती क्लास में ना ऐसे किया करें तो दिल दहल जाता है कि ये 1 मिनट। इधर तो सीए में मैंने सुना है आंख ओझल पहाड़ ओझल होता है। इधर तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोड़ के देखें, इंशाल्लाह देखें फिर आईकैप क्या करता है। वो तो ऐसे नहीं जैसे तैयार बैठा होता है कि आपकी आंख ओझल, वो फिर मैसेज में नंबर भेज देता है, वो मैसेज में नंबर भेज देता है। तो असल में आपका मुकाबला बड़ा खतरनाक से है ना। आज कुछ बच्चों ने छुट्टी भी की हुई लग रहा है, ये देखें सही इनके साथ। वो बहुत सीरियस हो गया है आईकैप आजकल। चले आप लोग वापस साइंस सीए करें। आप बताएं जी, क्या इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा है? नो। क्या ये सिटीजन है पाकिस्तान का? हाँ। क्या ये किसी और मुल्क में 182 दिन से ज्यादा रुके? नो। क्या इसी किसी और मुल्क ने रेजिडेंट करार दिए? हाँ। फिर जा तो इंग्लैंड ही लग रहा है। बस अगर तुझे किसी और ने रेजिडेंट करार दे दिया ना, फिर तो हमारी नजर में क्या है? नॉन रेजिडेंट। जल्दी करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच तो नहीं गए? उठा दो, उल्टा करके रखना, सीधा करके ना मोबाइल देखना मेरा। चलो भाई जल्दी करो, कर नोट, करें नोट। चलें जी, जो सोए हैं उनको उठा दें। अच्छा भाई, इसको हमने नॉन रेजिडेंट क्यों करार दिया है? क्योंकि इंग्लैंड के लॉ ने इसको रेजिडेंट करार दी। ओके, चलें जी, अब आ जाएं जी अगले सफ़े पे, क्वेश्चंस करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लें। सॉल्यूशन पे साथ वाले का हाथ रख दें, वो फ्री है साथ वाले का हाथ इस वक्त। पकड़ें उसका हाथ, कोई नहीं, इससे मोहब्बत बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ें, सॉल्यूशन पे रखें।
कुछ लोग लग रहा है पहले सवाल को बैठ कर याद कर रहे हैं। बस आप मुझे ये बता दें कि उनके पास सिटीजनशिप है पाकिस्तान की। सवाल बनाए ना, पूरा सवाल बना के बता दें मुझे, बस सवाल बनाए, कितने दिन पाकिस्तान रुके, कितने दिन, पूरा सवाल मैं इसको जवाब दे देता हूँ आपको। भाई सवाल बनाओ, बस सवाल बनवाओ, मुझे सवाल बनवाओ, सवाल जल्दी से बनवाओ, फिर यही लोग जवाब देंगे। सवाल बनाओ जल्दी। नहीं, आप लोग सवाल पूछ रहे हो, जवाब तो मुझे ना बताओ ना। आप लोग सवाल पूछो मेरे से, कौन बंदा है कितने दिन पाकिस्तान में रुके, जल्दी बताओ। बस सवाल बनवाओ ना जल्दी से, मैं उसका जवाब देता हूँ। पूरा सवाल बनवाओ, कितने दिन कहाँ रुके, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करना, मुझे टाइम ना जाएगा। पाकिस्तान में कितने दिन रुके? 200 डेज पाकिस्तान में रुके। अच्छा, अफगानिस्तान में कितने दिन रुका ये बंदा? 160। अब ये सारे आपको जवाब देंगे जो सारे इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का सिटीजन है नहीं है? नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, नॉट, ठीक है, कोई बंदा होगा इनको मिला होगा, नॉट पाकिस्तान सिटीजन, जो भी है कोई बंदा, ठीक है। 200 डेज से तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अब मुझे बता दें जी, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से ये आज वाला टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी पाकिस्तान में कितने दिन रुक गया है। तो पहले तो जब भी पेपर में सवाल आया करेगा, हम सबसे पहले कोशिश किया करेंगे ये वाला टेस्ट लगाएं। जब ये वाला टेस्ट नहीं लगेगा, फिर कौन सा वाला लगाया करेंगे? ये वाला। तो ये बंदा तो इधर ही रेजिडेंट बन गया, 183 डेज से ज्यादा रुका है। और किसी ने सवाल बनवाना है बनवाएं, जल्दी से बनवाते रहें, या कल बना के ले आना, फिर डिस्कस कर लेंगे। तसल्ली से सवाल बना के ले आए। बस मेरे तो जो भी जवाब है मैंने इसमें से आपको निकाल के देने हैं। जितने भी मल्टीपल सवाल जहन में आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, कल बनाएं, लाएं, डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, अच्छा जी, पहला सवाल पढ़ें जी। हाँ, मिस्टर असलान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ही स्टेड इन यूके फॉर 100 डेज। यूके में कितने दिन रुके? 100 डेज। ही देन रिटर्न टू एंड स्टेड, अच्छा फिर यूएसए रुके कितने दिन? 100 डेज। और फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान कितने दिन रुके टोटल? ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ही इज नॉट रेजिडेंट ऑफ यूके और, बस ठीक है। पहला सवाल हम पूछते हैं, क्या ये पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रुके? यस और नो? अगर यस है तो ऊपर चले जाएंगे, नो है तो, यस है तो आसमान पे, नो है तो कब्र में। ये तो जमीन है ना। अच्छा, यस सारे जवाब, नो आ रहे तो नीचे आ जाए। सिटीजन है पाकिस्तान, किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा रुके? नो। तो अब आखिरी बात मुझे बता दें, किसी और मुल्क ने रेजिडेंट करार दिए? नो। तो फिर अब बस क्या साबित हुआ, ये बंदा क्या है? रेजिडेंट। अब जरा जवाब देखिएगा, इसको आप मेरी तरफ से जवाब ही समझिएगा। आज अरसलान स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 1 which is less than, so he does not qualify as resident under the first criteria। इस क्राइटेरिया में वो रेजिडेंट नहीं बना, लेकिन कोई नहीं, अगर इसमें नहीं बना तो दूसरे में बन जाए, तीसरे में बन जाए, बस किसी तरह से भी फंस जाए। तीनों में इकट्ठे बनना तो जरूरी नहीं है, तीनों में से किसी एक में भी फंस गया तो फंस गया। ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ही इज अ, ये बात अब हम लिख के आएंगे, ही इज अ Pakistani citizen and stayed in UK for 100 days and USA for, since he was not present in any single country for more than, and ना तो वो किसी मुल्क में 182 डेज रुका, ना ही वो किसी मुल्क का, तो इधर भी ना जवाब आया, इधर भी ना जवाब आया, तो कंक्लूजन क्या मिला? ये बंदा क्या है? रेजिडेंट। मिस्टर बाबर हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए तस्वीर खींचते हुए, मिस्टर बाबर आ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का सिटीजन। ये किताब फारग कर दें प्लीज, ये किताब अंदर रखें, टेक्स्ट की कोई किताब नहीं है, वो हिस्ट्री की किताब है। इसको फारग करें ना, जल्दी करें, 4th रो में ये किताब फारग करें, हटाएं इधर से। इसमें तो पुराने टेबल दिए हुए हैं, वो टेबल भी, ये किताब आइंदा मुझे नजर ना आए। मिस्टर बाबर आ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान स्टेड इन दुबई फॉर 200 डेज। ये दुबई में कितने दिन के लिए रुके? 200 दिनों के लिए। ही देन रिटर्न टू पाकिस्तान एंड स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 165 डेज। अच्छा जी,
जी। पाकिस्तान में कितने दिन रुके और दुबई में? अच्छा, सिटीजन है, सिटीजन है। ओके, पहला सवाल, क्या ये बंदा पाकिस्तान में स्टे किया 183 डेज से ज्यादा? नो। क्या ये सिटीजन है पाकिस्तान का? प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज? तो बस, तो फिर तू हबीबी हबीबी लग रहा है, हबीबी हबीबी, दुबई दुबई, अरबी अरबी, तो बस ये हमारी नज़र में क्या हो गया? नॉन। उधर ही रहा कर तू, चाचे के पुत्र का घर है उधर, उधर रहा कर तू दुबई। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएं इसका जवाब क्या देके आएंगे आप, यहां से लिख के इसका जवाब क्या देके आएंगे आप, इसका जवाब क्या देके आएंगे आप? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा कर, इंग्लिश में बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं इंग्लिश में, माशाल्लाह। हाथ खड़ा करके, कोई माइक लाल पूरी क्लास, कोई अच्छा बच्चा पूरी क्लास में। हाइब्रिड में माइक पड़ा देखें, ऑन हो रहा है। जी, हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें। कहाँ माइक पहुंचा हुआ इस वक्त, देखें, हाथ खड़ा कर दें, दिखाएं मुझे माइक है क्लास में? जी है, चले, हाथ खड़ा कर दिया आपने, बोलें फिर, माइक माइक दें इनको सेकंड रो में, जल्दी 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 जल्दी, छेती माइक दे दें आगे सेकंड रो में, ये फिर अपने पास रख लिया। जी, ऑन करें, बताएं, बोलें। बस अब टाइम खत्म हो गया आपके पास। जी, ऑन करना पड़ेगा, देखें ऑन है, प्रेस एंड होल्ड से शायद ऑन हो। जी बोलें। मिस्टर बाबर स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 165 डेज। जी आगे बोलें। विच इज लेस देन 183 डेज। वेल डन, ही डज नॉट क्वालिफाई एज रेजिडेंट अंडर द फर्स्ट क्राइटेरिया। ये सोल्यूशन तो नहीं देख रहे हैं, अपने से बताया जा रहा है ना, अपने से बता रहे हैं ना, हाँ ना करें, अपने से बताया जा रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या फायदा होगा? माइक बंद कराओ भाई, कनेक्शन कटवा दें भाई, कोई अपने से बता दे, हाथ खड़ा करे कोई अपने से बताए। ये तो मैं बताऊं, मैं बैंगन बताओ, मैं बताऊं। As Mr. Baba stayed in Pakistan for less than 183 days, so he is does not qualify as a resident under the first criteria. But आगे चलो, but for 200, हाथ हाथ खड़ा करके बोल दें। जी बोलें, आप बोलें, सारा बोलें, आगे से बोलें, बट से आगे बोलें। हुन ठहर जो तुसी उन्हें बोलन दो। हाँ हाँ, बट ही स्टेड इन दुबई फॉर, हाँ जी, विच मोर देन 183 डेज। अस्तगफिरुल्लाह, 182 लिखा हुआ है यहाँ पे लफ्ज। हाँ, विच इज मोर देन 180, सो हंस, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, इसके लिए सिटीजन होना भी शर्त है, ये भी बताना जरूरी है। तो भाईजन, आप लोगों की माशाल्लाह अंग्रेजी अल्लाह भला करे, इसको भाग लगाए। हमारी तो अंग्रेजी फारक है, हम तो कोई पता नहीं गुजारा ही चलाया हुआ है। ये ओए लेवल्स वाले भी बैठे हुए हैं, ये तो कम से कम बोल देते हैं, तो हम तो एफएससी वाले हैं, हम तो अब तो ओए लेवल वाले, एफ हम तो एफएससी वाले हैं ना। हाँ, हम भी एफएससी वाले, तो आप बाकी तो बोले ना, ये ओए लेवल्स अंग्रेजियां पढ़ के आए हैं, ये तो बोले कम से कम। हमारे तो लात चले, अभी मैं हमारे लात अब देख लीजिएगा, मैं बोलूंगा अंग्रेजी, आप साइड पे होके हंस रहे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप लिख के आएंगे, एज is for a period of less than 183 days in Pakistan, so he is not resident as per the first criteria. But we will also apply the second criteria. Second criteria based well. As per second criteria, as he is a citizen of Pakistan and he stayed in, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੋ, मैं भी फीस ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। अच्छा, he is citizen of Pakistan and he stayed in Dubai for more than 182 days, that is 200 days. Therefore, he will be considered as non-resident as per this criteria as well. Hence, it is concluded
that he is a non-resident individual. तो ये तो एफएससी वालों ने भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल ली, तो बाकी तो माशाल्लाह आप लोग तो, हमने तो बहुत पुरानी एफएससी की हुई है, हमारी अंग्रेजी तो फारग ही है, लेकिन आप लोग नहीं बोल सके, ये मुझे अफसोस हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 कौन बताएगा? हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें डंके की चोट पर। बड़े माशाल्लाह तैयार होके आना होता है या तैयारी करके आना होता है? तैयार होके आए होते हैं आप लोग माशाल्लाह। तैयार होके आना होता है या तैयारी करके आना होता है? दोनों करने होते हैं। तो दूजा ते फारग है फिर थोड़ा बता दें, तैयार होके आना था। तैयार होके आना को इतना मेरे ख्याल से जरूरी, चलें ठीक है मर्जियां, लेकिन तैयारी करके आया करें बस। बोले कोई माई का लाल पूरी क्लास में बोले, तीनों क्लासों में। हाँ मैं हाथ खड़े करता हूँ सर। माई का लाल मतलब अच्छा बच्चा होता है, वालदा का रेड। जी 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 जी, हाइब्रिड में पहली रोज। जी जी जी, नोट्स पुठे कर दो अब मैं नहीं हूं, नोट्स पुठे। चलें आप बोलें। अच्छा पहले मुझे 1 मिनट देख लेने दें, ये है क्या चक्कर। मिस्टर वसीम सॉरी 110 days before moving to Japan he stayed 19 and stayed in 165 days and he is a citizen of पाकिस्तान। और जर्मन लॉ में उसने उनको रेजिडेंट करार दे दिया, जर्मनी के लॉ में रेजिडेंट है। हाँ जी आप बोलें जी। ठीक है जी, आगे आगे चलें। He is not present in any other country for more than 182 days. ठीक है, well done. But he is considered, लिख लें या further he is considered, हाँ बोलें, he is considered as under the German law, अंडर पाकिस्तान लॉ। अब ये सारी बातें कवर कर दी इन्होंने। सिटीजन वाला लफ्ज़ भी बोल दिया था मेरे ख्याल से, और 182 डेज से लेस रुका है, किसी और 182 डेज रुका है नहीं रुका, ये भी लफ्ज़ बोल दिया था। और जर्मनी वाला रेजिडेंट करार दे दिया है, ये भी लफ्ज़ इन्होंने बोल दिया था मेरे ख्याल से। तो पास साबित हुआ कि ये बंदा क्या है, नॉन रेजिडेंट। चलें जी शाबाश। ओके, अल्लाह अकबर, अभी 1 मिनट पड़ा हुआ पूरा, मैंने और पढ़ाना है। अच्छा हाँ कुछ, हाँ हाँ बस आप ये लिख के आ सकते हैं कि इस पर फर्स्ट और सेकंड का क्राइटेरिया लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। ये पैकअप शुरू हो रहा है, ये हाइब्रिड में थर्ड रो, अरे रजिस्टर क्लास चल रही तो बात तो। अच्छा माय डियर, अब आप ऐसा करें कि आप हजरात तशरीफ ले आएं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का 4, 16 का 4। स्मिथ, इसकी अम्मी होंगी ना सिम्पसन, तो बेटे का नाम क्या रख दिया, स्मिथ। रुखसाना का बेटा तो स्मिथ नहीं होगा ना। स्मिथ आ नाइजेरियन फुटबॉल कोच केम टू पाकिस्तान ऑन 28 फरवरी 13। ये टेक्स्ट ईयर कौन सा बन रहा है, 30 जून 13 वाला। पाकिस्तान किस दिन टपका, 28 फरवरी। फरवरी का एक दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून। he left the WhatsApp group, sorry, he left the country on 31 अगस्त। जुलाई और अगस्त का दिन काउंट करेंगे ये वाले या नहीं काउंट करेंगे? क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सी है, सिर्फ टैक्स ईयर 2013। तो अब मुझे बता दें, ये फरवरी में कितने दिन रुका, मार्च में, अप्रैल में,
मई में, जून में टोटल 120. So as per the first criteria he is not a, लेकिन आप सेकंड क्राइटेरिया निकाल घर में लगाइएगा, आज के बाद हर सवाल पे दोनों क्राइटेरिया लगाया करेंगे, लेकिन इसमें दूसरा क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखने में लग रहा है कि ये स्मिथनी का बेटा है और ये नाइजीरिया की पैदाइश, नाइजीरिया की पैदाइश है, ऐसे हंस क्यों रहे हैं? नाइजीरिया की पैदाइश है, नाइजीरिया में किसी अस्पताल में पैदा, तो ये नाइजीरिया की पैदाइश लग रहा है, तो ये तो पाकिस्तान का सिटीजन, तो जो पाकिस्तान का सिटीजन है ही नहीं, तो उस पर दूसरा क्राइटेरिया लगाने की जरूरत ही, तो करें हाँ, दूसरा क्राइटेरिया लफ्ज बोले, बोले दूसरा क्राइटेरिया, अब करें हाँ, क्यों हाँ? क्योंकि ये पाकिस्तान का, तो हमने अजीब सवाल पे हाथ भाईजान, तो रख लो बॉल पॉइंट अंदर, पहले कट लो बैग बटो, यानी मैं बात करते हुए ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं बात करते हुए, तो फिर तो आप लोग चीजों को पैक करो, या मैं ऐसे उठना शुरू हो गया हूं और मोबाइल, अजीब लोग। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये स्मिथनी का बेटा है और ये कहां पैदा हुआ है ये, तो इसलिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पाकिस्तान का सिटीजन है। और वैसे बात की थीम भी देखें, कहीं से लग भी नहीं रहा ये पाकिस्तान का सिटीजन है। नाइजीरियन फुटबॉल कोच केम टू पाकिस्तान, नाइजीरियन मींस के नाइजीरिया का है, वो पाकिस्तान आया है, तो इस पर बोलें, इस पर सेकंड क्राइटेरिया लगाने की जरूरत ही, और जो बंदा इस पर लगाएगा सेकंड क्राइटेरिया उसको ले जाए जी, आपको होमवर्क इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, ये रूम में आ जाए।